बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 368 हमें संविधान संशोधन की शक्ति देता है पार्लियामेंट को, ठीक है। वहीं से ये आया है एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कि क्या पार्लियामेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सकता है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, तो उसका बेसिक क्या होगा? उसकी नींव होती है, और अगर उसकी नींव को हिला दिया जाए तो पूरा घर हिल जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे घर समाप्त हो सकता है। इसी तरीके से आप ले सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मूलभूत वो प्रावधान है संविधान के, अगर उनको समाप्त कर दिया जाए तो हमारे संविधान का मेन उद्देश्य समाप्त हो जाएगा ना। दो आर्टिकल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 एंड 368। तो 368 हमें अमेंडमेंट की प्रक्रिया बताता है, बट 13 में क्या है जरा देखते हैं। ओके, ये है आर्टिकल 13, ठीक है। ये हमें बताता है कि संविधान पूर्व विधियां शून्य होंगी, ठीक है। आर्टिकल 13(2) क्या बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे दिए गए अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को, एफआर को, इस पार्ट में जो दिए गए हैं, तो पार्ट 3 है ये, पार्ट 3 में आर्टिकल 13 है और इसी में फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनती है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 में दिए हुए फंडामेंटल राइट को शून्य करती है, और अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो शून्य होंगी, ठीक है। ये भी ठीक था। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है ये ए 13(3)(a) परिभाषा देता है विधि की। विधि क्या है? ऐसी कोई भी विधि जो विधि का बल रखती है, जिसमें आता है अध्यादेश 1 नंबर, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा। नाउ एक चीज ध्यान देना है कि CAA संविधान संशोधन अधिनियम इन सातों में कहीं नहीं लिखा है ना, कहीं नहीं लिखा है कि संविधान संशोधन अधिनियम भी विधि है, ठीक है। नाउ यहाँ 4th देखिए, इसको बाद में ऐड किया गया था, जिसमें कहा गया कि 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को यहाँ लागू नहीं होगी, ठीक है। इसका कोई बहुत महत्व नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया हम देखेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि 13(3)(a) में जो विधि की परिभाषा है उसमें CAA हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के चार्ट पे। तो सबसे पहले पॉइंट कब उठा कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी देख लेते हैं, कहां से ये कॉन्सेप्ट आया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। वहां के एक चीफ जस्टिस थे, एक के नाम नहीं याद थे, तो क्रिश्चियन थे वो। 1963 में पाकिस्तान के सीजे थे, जिन्होंने कहा था कि वहां के प्रेसिडेंट जो है वहां के फंडामेंटल फीचर्स को नहीं बदल सकता, क्योंकि फंडामेंटल फीचर्स जो होते हैं वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। और भारत में इस बात को सबसे पहले सज्जन सिंह के केस में कहा गया था, बट सिद्धांत की स्थापना नहीं हुई थी। बस 2 जजों ने इस बात को कहा था कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर कहना जैसा कोई पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला केस आता है इसके बारे में शंकरी प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट केस। उस केस में क्या हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1958। इससे एक शेड्यूल बनाया गया, 9th शेड्यूल, और कहा गया इसमें जो भी विधि डाली गई, मूलतः इसमें 13 लॉ डाले गए, उसका सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, चाहे वो क्या करती हो, हमारे फंडामेंटल राइट को छीनती हो। इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया और बिना कंपनसेशन के क्या किया गया, जमींदारों से उनकी जमीन ले ली गई। और राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 13(1) में है, उसका उल्लंघन हो गया। शंकरी प्रसाद जो कि बंगाल के जमींदार थे, इन्होंने केस किया। इन्होंने कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है ऐसी विधि लाकर, ऐसा शेड्यूल लाके। बट कोर्ट ने पार्लियामेंट के पक्ष में फैसला दिया और कहा चूंकि CAA आर्टिकल 13(3)(a) में नहीं आता, ऑर्डिनरी लॉ में नहीं आता। ऑर्डिनरी लॉ क्या होता है? पार्लियामेंट 2 प्रकार से लॉ बनाता है। एक तो कोई लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट में गया, लोकसभा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, फिर नोटिफिकेशन बन के क्या हो गया, लॉ बन गया, या आधे राज्य की मान्यता पाकर लॉ बन गया। सेकंड क्या होता है? अमेंडमेंट, संविधान में जो संशोधन होता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तो ये बोले जो CAA है ये ऑर्डिनरी लॉ में नहीं आता है, जो नॉर्मल लॉ है आर्टिकल 13(3)(a) में नहीं आता है, इसलिए पार्लियामेंट को पूरी शक्ति है अमेंडमेंट करने की। उसके बाद इसी बात को
फिर सज्जन सिंह केस में इन्होंने क्या कर दिया, दोहरा दिया, मान्यता दे दी। तो ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। बट हाँ, इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को पहली बार कहा गया था, मान्यता नहीं हुई थी, बट इसमें एक जज थे, उन्होंने इस शब्द को उच्चारित किया था। तो ऐसा अगर पूछा किसी भी एग्जाम में किस केस में था, तो इस केस में था। और कहां से लिया गया है, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है। ठीक है, नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट को पूरी शक्ति है, वो जहां चाहे संविधान को बदल सकता है, फंडामेंटल राइट को बदल सकता है। बट इस केस में क्या किया, हमारे सीजे थे चीफ जस्टिस सुब्बा राव जी, उन्होंने क्या कहा, नहीं, कुड नॉट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या है, रिवीजन की शक्ति है, कुछ बदलाव करने की शक्ति है, पूरा का पूरा संविधान बदलने की शक्ति नहीं है। ठीक है, नहीं बदल सकता, पार्लियामेंट की शक्ति क्या है, लिमिटेड है। अब पार्लियामेंट को आ गया गुस्सा, उसने क्या किया, इसको फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे एक अमेंडमेंट बिल लाया, CAA लाया, 1971 में नाम था 24th CAA। और इसके द्वारा 368 और आर्टिकल 13 को अलाउ कर दिया कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है फंडामेंटल राइट बदलने का। ठीक है, नाउ इसके बाद आया हमारा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में जो केशवानंद जी थे, केशवानंद भारती केस बना वर्सेस केरला राज्य। ये एक मठ के पुजारी थे, इनके पास कुछ प्राइवेट जमीन थी। केरला राज्य में ने अपना एक प्राइवेट रिफॉर्म लाया और इनकी जमीन को ले लिया। इन्होंने आर्टिकल 26 के अंदर, आर्टिकल 25, 26, 19(1) या 13(1) इत्यादि के अंदर ये कहा कि हमारे आर्टिकल 26 धार्मिक संपत्ति के देखरेख और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि है ना। तो कोर्ट ने कहा इस बात तो सही है, पार्लियामेंट जो चाहे अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट की शक्ति तो, ये 24th अमेंडमेंट तो मान्य है, पार्लियामेंट की शक्ति तो अनलिमिटेड है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टच करेगा। उसके बाद आया इंदिरा गांधी केस। क्या था इस केस में, पहली बार, अभी तक तो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, इसमें अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लिखना चाहो तो ठीक है, कि पहली बार कहां अप्लाई किया गया था। फिर 42nd अमेंडमेंट लाया गया केशवानंद भारती के विरोध में। ठीक है, 4 to 6, 42nd 96। ठीक, और पार्लियामेंट ने फिर से अपनी सुपरमेसी स्थापित कर दी और कहा कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी अमेंडमेंट अनलिमिटेड पावर रखता है और सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई भी रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। फिर मिनर्वा मिल्स का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप इसको कैसे हटा दे रहे हो। तो 42nd ये तो मान्य है, बट इसमें जो आपने सब सेक्शन 368 में 5 जोड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन ले रहे हो जुडिशियल रिव्यू की, ये मान्य नहीं है और आप बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लागू करोगे। इसके बाद आया वामन राव का केस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था ही। इसमें कहा गया, फिर से वही बात आई बेसिक स्ट्रक्चर वाली, तो कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, क्या है ये डेट, ये डेट है जब केशवानंद भारती केस आया था। कहा गया केशवानंद भारती निर्णय आया था। ठीक है, कोर्ट ने कहा नहीं, इस डेट के बाद से 9th शेड्यूल में, जिसका नाम इसलिए रखा गया था फर्स्ट शेड्यूल में कि इसमें कोर्ट, पार्लियामेंट चाहे जो लॉ डाल दे और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, ये हटा दिया गया। इस तारीख के बाद से अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी लॉ, चाहे वो 9th शेड्यूल में ही क्यों न डाला गया हो, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा ना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि 24 अप्रैल 1973 वाली डेट किस केस में कही गई थी, तो हम लोग को लगता है कि ये केशवानंद भारती की केस है, तो वही केस होगा, वही डेट है तो वही केस होगा। नहीं, वामन राव में, जो कि 1981 में आया है। ठीक है, नाउ कंक्लूजन में लास्ट में फिर मैंने वही कहा है कि वही करना है, हमें क्या लिखना है, छोटा सा कंक्लूजन एनएस से, जो हमें पूरे उसके बात पे समझ में आए, पूरी कहानी पे, इस छोटा सा था। अब हम अगले छोटे छोटे वीडियो में इन सारे केसेस को, जैसे फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती का अलग से एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, मिनर्वा मिल्स का, 42nd अमेंडमेंट का। ठीक है, बट आंसर में आपको लॉ के यही लिखना है। ओके, नमस्ते।